नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी अध्यापन चैनल में। आज हम व्याकरण के एक बहुत ही दिलचस्प और तार्किक सफर पर निकलने वाले हैं। बिल्कुल। आज का हमारा जो विषय है ना, वो भाववाचक संज्ञा का निर्माण है। और यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि ये केवल शब्दों को रटने का विषय नहीं है। हाँ, मतलब अक्सर लोगों को लगता है कि व्याकरण बस रटने की चीज है। एकदम सही कहा आपने। लेकिन असल में ये व्याकरण की कीमिया है। मेरा मतलब है एल्केमी ऑफ ग्रामर। अरे वाह, व्याकरण की कीमिया! ये सुनने में ही कितना रहस्यमय लग रहा है ना? देखिए, जैसे प्राचीन काल में कीमियागार साधारण धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश करते थे, ठीक वैसे ही भाषा में हम साधारण शब्दों को एक अमूर्त भाव में बदल देते हैं। अच्छा, तो मतलब एक ठोस चीज को हम एक अदृश्य भाव बना देते हैं। हाँ, जब किसी मूल शब्द में जैसे कोई संज्ञा या सर्वनाम हो, उसमें कोई विशेष प्रत्यय जोड़ता है ना, तो वो किसी भौतिक वस्तु या गुण को एक भाव या अवस्था में बदल देता है। इसको ना एक बहुत ही सरल दृश्य से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक बच्चा हमारे सामने खड़ा है। हाँ, जो कि एक मूर्त रूप है। बिल्कुल, एक ठोस रूप जिसे हम देख सकते हैं। अब जब हम इस बच्चा शब्द में पन प्रत्यय रूपी रसायन मिलाते हैं तो ये बचपन बन जाता है। एकदम सही। और बचपन एक अमूर्त भाव है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। हम बचपन को छू नहीं सकते। हाँ, वही। तो मूर्त से अमूर्त की इस यात्रा को समझने के बाद ये जानना बहुत जरूरी है कि इस यात्रा के शुरुआती बिंदु क्या हैं। बिल्कुल। हमें यह पता होना चाहिए कि हम किन शब्दों से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे कितने स्रोत हैं? देखिए, भाववाचक संज्ञा बनाने के मुख्य रूप से 5 मूल स्रोत, या आप कह सकते हैं कि 5 स्तंभ होते हैं। अच्छा, 5 स्तंभ कौन कौन से वो? पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा है क्रिया और पांचवा है अव्यय। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि परीक्षाओं में भी ये बहुत पूछा जाता है। हाँ, मैं वही बताने वाली थी। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ये प्रश्न आता है कि दी गई भाववाचक संज्ञा किस मूल शब्द से बनी है। अच्छा, मतलब हमें उल्टी दिशा में भी सोचना पड़ता है। एकदम सही। ये जो 5 स्तंभों का वर्गीकरण है ना, ये उसी मूल शब्द की पहचान करने का एक सटीक तरीका है, एक तरह का डैशबोर्ड है। क्या बात है! तो आइए इन 5 स्तंभों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि ये जादू कैसे काम करता है। शुरुआत जातिवाचक संज्ञा से करते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा और सर्वनाम, ये दोनों पहले 2 स्तंभ हैं। ये किसी व्यक्ति, वस्तु या हमारे स्वयं के बोध से जुड़े होते हैं। हाँ, तो जातिवाचक संज्ञा से निर्माण कैसे होता है? अभी हमने पन प्रत्यय का उदाहरण देखा था। बिल्कुल, बच्चा और पन मिलकर बचपन बने। उसी तरह लड़का शब्द में अगर हम पन प्रत्यय लगाएं तो वो लड़कपन बन जाता है। अच्छा, लड़का से लड़कपन। और वो जो आपा प्रत्यय होता है वो भी तो ऐसे ही काम करता है ना। हाँ। जैसे बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है। जब उसमें आपा जुड़ता है तो वो बुढ़ापा बन जाता है। अरे वाह! बूढ़ा व्यक्ति हमें दिखता है, लेकिन बुढ़ापा एक अवस्था है। सही पकड़े हैं। और ता प्रत्यय भी बहुत दिलचस्प है। जैसे मानव में ता जुड़ा तो मानवता बन गया, और पशु में ता जुड़ा तो पशुता बन गया। एकदम सही। इसी तरह ई प्रत्यय भी है, जवान से जवानी बनती है। और अइयत प्रत्यय भी तो होता है, इंसान से इंसानियत। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही खास नियम मैं बताना चाहूंगी, अप्रत्यय का नियम। अप्रत्यय वो कैसे काम करता है? देखिए, एक शब्द है शिशु। जब इसमें अप्रत्यय जुड़ता है तो इसका रूप पूरी तरह बदल जाता है और ये शैशव बन जाता है। रुकिए रुकिए, शिशु से शैशव ये कैसे हो गया? मतलब शी से शय कैसे बन गया? यही तो कीमिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे अप्रत्यय जुड़ने से शिशु के पहले अक्षर की मात्रा में बदलाव आ जाता है। इसे आदि वृद्धि कहते हैं। अच्छा, मतलब प्रत्यय सिर्फ पीछे नहीं जुड़ता, वो आगे वाले अक्षर को भी बदल देता है। बिल्कुल। अब हम दूसरे स्तंभ पर आते हैं, जो है सर्वनाम। सर्वनाम से कैसे निर्माण होता है? हाँ, मैं भी ये सोच रहा था कि मैं या तुम से भाव कैसे बनेगा। देखिए, सर्वनाम निजता दर्शाने वाले शब्द होते हैं। जैसे संस्कृत का एक शब्द है मम, जिसका अर्थ है मेरा। अब मम के साथ जब हम ता जोड़ते हैं तो वो ममता बन जाता है। अरे वाह, ममता, एक माँ का भाव। और अगर मम के साथ त्वा प्रत्यय जोड़े तो वो ममत्व बन जाता है। अच्छा, और अपना शब्द के साथ भी तो ऐसे ही होता है ना? एकदम सही। अपना के साथ पन जोड़ा तो अपनापन बन गया, और अपना के साथ त्वा जोड़ा तो अपनत्व बन गया। ये कितना दिलचस्प है कि अपना जैसा एक साधारण शब्द प्रत्यय बदलते ही अपनापन की भावना या अपनत्व के गहरे भाव में बदल जाता है ना? इसी तरह निज शब्द के साथ ता जुड़ने से निजता बनती है, जिसे हम अंग्रेजी में प्राइवेसी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और निज के साथ त्वा जुड़ने से निजत्व बनता है। और भी कोई महत्वपूर्ण सर्वनाम है क्या ऐसे? हाँ, एक बहुत ही जरूरी शब्द है अहम। अहम यानी मैं। जब इसमें कार जुड़ता है तो ये अहंकार बन जाता है। ओहो, अहंकार! ये तो बहुत ही आम शब्द है, लेकिन आज समझ आया कि ये बना कैसे। और एक और है सर्व। सर्व में जब स्व जुड़ता है तो वो सर्वस्व बन जाता है। क्या बात है! पहचान और निजता के बाद अब हम तीसरे स्तंभ की तरफ बढ़ते हैं। किसी के गुण और उसके काम को भाव में बदलना सीखते हैं। बिल्कुल। गुण यानी विशेषण। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण बहुत ही आम है। इसमें सबसे ज्यादा कौन से प्रत्यय इस्तेमाल होता है? इसमें सबसे ज्यादा आई प्रत्यय का जादू देखने को मिलता है। अच्छा, आई प्रत्यय,
जैसे बुरा से बुराई। एकदम सही। बुरा में आई जुड़ा तो बुराई, अच्छा में आई जुड़ा तो अच्छाई। और नाप तौल वाले शब्दों में भी तो यही होता है, जैसे गहरा से गहराई। हाँ, लंबा से लंबाई और चौड़ा से चौड़ाई। और विशेषण में कोई और प्रत्यय भी लगता है क्या? हाँ, ता और य प्रत्यय का एक बहुत ही रोचक द्वंद्व यहाँ देखने को मिलता है। द्वंद्व? कैसा द्वंद्व? देखिए, एक विशेषण है सुंदर, इससे सुंदरता भी बनता है और सौंदर्य भी बनता है। अरे हाँ, सुंदर में ता लगा तो सुंदरता, और य लगा तो सौंदर्य। फिर से वही आदि वृद्धि वाला नियम लग गया सौंदर्य में। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसी तरह मधुर से मधुरता और माधुर्य दोनों बनते हैं। और जो अवस्था बताने वाले विशेषण होते हैं, जैसे छोटा या मोटा, उनका क्या होता है? उनमें जब पन या आपा जुड़ता है तो मात्रा छोटी हो जाती है। जैसे छोटा और पन मिलकर छुटपन बनते हैं, छोटापन नहीं। अच्छा, छुटपन। और मोटा में आपा जुड़ा तो वो मोटापा बन जाता है। बहुत खूब। अब आते हैं चौथे स्तंभ पर, यानी क्रिया। यहाँ मेरा एक सवाल है। हाँ, पूछिए। जब हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो क्या कोई अलग वैज्ञानिक या गणितीय नियम लगता है? क्योंकि क्रिया तो कोई काम होता है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। क्रिया के लिए व्याकरण का एक खास तंत्र काम करता है, जिसे हम क्रिया का ना नियम कह सकते हैं। ना नियम, ये क्या होता है? देखिए, किसी भी धातु को क्रिया बनाने के लिए उसमें ना प्रत्यय जुड़ा होता है, जैसे सजाना, लिखना, पढ़ना। हाँ, सबके अंत में ना आ रहा है। तो जब हम कोई नया प्रत्यय जोड़ते हैं ना, तो ये ना अपना स्थान छोड़ देता है, यानी ना प्रत्यय का लोप हो जाता है और नया प्रत्यय जुड़ जाता है। अच्छा, इसको एक उदाहरण से खोलकर देखते हैं। मान लीजिए शब्द है सजाना। ठीक है। अब इस सजाना शब्द में से ना हटेगा तो क्या बचेगा? स और जा, यानी सजा बचेगा। बिल्कुल। अब इस सजा में आवट प्रत्यय जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया? सजावट। अरे वाह, ये तो पूरे गणित का फॉर्मूला हो गया। है ना मजेदार? इसी तरह लड़ना में से ना हटाकर आई जोड़ेंगे तो लड़ाई बन जाएगा। और लिखना से ना हटाकर आवट जोड़ेंगे तो लिखावट। और पढ़ना से पढ़ाई। एकदम सही। और घबराना शब्द में क्या होगा? घबराना में से ना हटेगा, बचेगा घबरा, और उसमें आहट जुड़ जाएगा तो घबराहट बन जाएगा। बहुत बढ़िया। और कुछ क्रियाओं में तो नया प्रत्यय जुड़ता ही नहीं है, बस न हट जाता है और अप्रत्यय मान लिया जाता है। जैसे दौड़ना। इसमें से न हटा दीजिए तो बचता है दौड़। ये अपने आप में एक भाववाचक संज्ञा है। अच्छा, हाँ, हम कहते हैं ना कि उसकी दौड़ बहुत तेज है। बिल्कुल। ऐसे ही चढ़ना से चढ़ाई बनता है और बैठना से ना हटाकर अक प्रत्यय लगाने से बैठक बन जाता है। ये तो बहुत ही तार्किक है। अब तक हमने परिवर्तनशील शब्दों को देखा, लेकिन क्या अविकारी शब्द, जिन्हें अव्यय कहते हैं, क्या वे भी भाव में बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अव्यय यानी जो शब्द लिंग या वचन के अनुसार बदलते नहीं है, उनसे भी निर्माण होता है। तो ये हमारा पांचवा स्तंभ हो गया। इसके कुछ उदाहरण दीजिए। जैसे दूरी और गति बताने वाले शब्द। दूर एक अव्यय है, जब इसमें ई जुड़ता है तो ये दूरी बन जाता है। और मंद में ई जुड़ेगा तो मंदी बन जाएगा। सही कहा। और समीपता बताने वाले अव्ययों को देखिए। समीप में ता जुड़ेगा तो समीपता बनेगा। और अगर य जुड़ेगा तो सामीप्य बनेगा। फिर से वही शुरुआत वाले अक्षर की मात्रा बदल गई। एकदम सही। उसी तरह निकट में ता जुड़ेगा तो निकटता, और य जुड़ेगा तो नैकट्य बन जाएगा। क्या बात है। अब जब हमने ये पांचों स्तंभ देख लिए हैं, तो क्या इन सभी प्रत्ययों के बीच कोई साझा संबंध है, मतलब कोई पैटर्न? हाँ, बिल्कुल है। इसे हम सार्वभौमिक प्रत्यय मैट्रिक्स कह सकते हैं। सार्वभौमिक प्रत्यय मैट्रिक्स? अरे, यहाँ चीजें वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। मतलब एक ही प्रत्यय अलग अलग स्तंभों में काम कर रहा है। एकदम सही। यही तो इस मैट्रिक्स का जादू है। यह समझाता है कि कैसे एक ही प्रत्यय अलग अलग मूल शब्दों के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकता है। तो चलिए इस मैट्रिक्स का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले ता प्रत्यय को लेते हैं। ता प्रत्यय बहुत ही बहुमुखी है। यह संज्ञा के साथ काम करता है, जैसे मानव से मानवता या पशु से पशुता। हाँ, और ये सर्वनाम के साथ भी काम करता है, जैसे मम से ममता और निज से निजता। और विशेषण के साथ भी, सुंदर से सुंदरता और मधुर से मधुरता, तीनों के साथ काम कर रहा है। ये तो सच में एक मैट्रिक्स है। और वो जो पन प्रत्यय है, वो भी तो ऐसे ही काम करता है। बिल्कुल। पन प्रत्यय संज्ञा के साथ जुड़ता है, जैसे बच्चा से बचपन, लड़का से लड़कपन। सर्वनाम के साथ भी जुड़ता है, जैसे अपना से अपनापन। और विशेषण के साथ भी जुड़ता है, जैसे छोटा से छुटपन। क्या बात है। और वो आई प्रत्यय? आई प्रत्यय मुख्य रूप से विशेषण और क्रिया के साथ जुड़ता है। विशेषण में जैसे बुराई, अच्छाई, और क्रिया में जैसे लड़ाई, पढ़ाई। और त्व प्रत्यय? त्व प्रत्यय सर्वनाम में विशेष रूप से देखा जाता है, जैसे ममत्व, निजत्व। ये तो हमने एक तरह से आज के पूरे अध्याय का एक मास्टर चीट शीट तैयार कर लिया है। हाँ, एक त्वरित रिवीजन कह सकते हैं इसे। तो दोस्तों, आज हमने एक तरह से परीक्षा से पहले का त्वरित रिवीजन कर लिया है। एक बार फिर से याद दिला दूं कि हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, इन पांचों स्रोतों से शब्द बनाने की विधि सीखी है। और मैं यहाँ सब विद्यार्थियों को यही समझाना चाहूंगी कि व्याकरण कोई रटने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही तार्किक सफर है। आपको बस बिना किसी हिचकिचाहट के अपने प्रश्न पूछने की आदत डालनी होगी, और निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है।